मूवी स्टार्ट होती है शेडी साइड टाउन के एक मॉल में, जहाँ पर एक लड़का किसी टीनेज लड़की का मर्डर कर रहा था। मरने से पहले उस लड़की ने पुलिस को कॉल कर दी थी, इसीलिए एक ऑफिसर वहां आता है और उस लड़के को गोली मार देता है। पता चलता है कि शेडी साइड के लिए तो ये बात बहुत ही ज्यादा कॉमन है, क्योंकि हर साल के बाद यहाँ पर एक सीरियल किलर पैदा होता है जो कि लोगों को ऐसे ही मर्डर करता है। और इसी रीजन की वजह से शेडी साइड को यूएस का किलर कैपिटल भी कहा जाता था। यहाँ के लोगों का मानना था कि ये सब कुछ सारा फायर नाम की एक लड़की की वजह से हो रहा है, जिसको 1666 में विच क्राफ्ट करने की वजह से फांसी दे दी गई थी। और अब सबका मानना था कि ये वही है जो कि हर एक को पोजेस करती है कुछ सालों के बाद, और ऐसे ही मर्डर्स होने लगते हैं। मूवी शिफ्ट होती है डीना नाम की एक लड़की पे, जिसकी लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग थी। वो बहुत ज्यादा दुखी थी क्योंकि उसकी फ्रेंड यहाँ से जा रही थी और सनीविल नाम की एक जगह पर शिफ्ट हो रही थी। अब यहाँ पर हम उसके भाई को भी देखते हैं और पता चलता है कि उसकी हॉबी है विच हंटिंग, जिसकी वजह से वो पूरा दिन इसी के बारे में रिसर्च करता रहता है। टीना के दो दोस्त थे, केट और साइमन, जो कि स्कूल में ड्रग्स बेचने का काम करते थे। डीना का भाई उसे बताता है कि कैसे करीब ही एक मॉल में 9 लोगों का मर्डर हुआ है। एक हैलोवीन स्कल मास्क पहने हुए आदमी ने उनका मर्डर किया है और उसका कहना था कि शायद ये सब सारा फियर की वजह से ही है और उसी ने इसको पोजेस किया होगा। डीना इसकी बात पे इतना ध्यान नहीं देती। अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तो हर कोई इसी बारे में बात कर रहा था, यहाँ तक कि केट भी उसे कहती है कि उसका भी यही मानना था कि सारा फियर की वजह से ही ऐसा हो रहा है। पर यहाँ पर डीना बिल्कुल नहीं मानती और वो कहती है कि कोई अपनी जिंदगी से बहुत तंग आया है और इसीलिए बस ये सब कर रहा है। रात होती है तो शेडी साइड और सनीविल के लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, क्योंकि ये उन्हीं लोगों की डेथ के लिए एक सेरेमनी कर रहे थे। यहाँ पर डीना अपनी फ्रेंड सैम को देखती है, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत क्लोज हो रही थी। इसको देखकर डीना को बहुत गुस्सा आता है और वो यहाँ से चली जाती है। सैम उसके पास आती है तो यहाँ पर डीना उससे लड़ने लगती है और उसको उसकी सारी चीजें वापस कर देती है। अब इन दोनों की लड़ाई होती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दोनों जगह के लोग यानी कि शेडी साइड और सनीविल के लोगों की आपस में लड़ाई हो रही है। पता चलता है कि ये दोनों जगह पहले एक ही थी, पर इनकी यूनियन टूट गया था। ये लोग जब यहाँ से वापस जा रहे थे तो डीना की बस का पीछा करने लगते हैं सैम और उसके दोस्त। यहाँ पर वो उसकी बस के ऊपर ड्रिंक्स और पानी भी फेंकते हैं। इसको देखकर डीना को बहुत गुस्सा आता है और वो केट से कहती है कि हम भी ऐसा ही करेंगे। ये लोग एक टब में पानी भरते हैं और प्लान करते हैं कि सैम की गाड़ी में पानी फेंकेंगे। अब यहाँ पर अचानक से डीना की नाक से खून निकलने लगता है और यहाँ पर अचानक से वो बकेट सैम की गाड़ी पर जाकर लगती है, जिसकी वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इन सब लोगों को छोटी छोटी सी चोटें आती हैं। सैम जब गाड़ी से बाहर निकलती है तो उसके नाक से खून निकलने लगता है और इसको यहाँ पर सारा फियर का एक इमेज दिखाई देता है। डीना यहाँ पर सैम के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ नजर आया। अब इतनी देर में वहाँ पर एक ऑफिसर भी आ जाता है। सारे स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि ये तो बस एक एक्सीडेंट था और कुछ भी नहीं। सैम का बॉयफ्रेंड यहाँ पर डीना के पास आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें इस हरकत के लिए छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद डीना घर जाती है तो रात को वो देखती है कि घर के बाहर एक स्कल मास्क पहना हुआ आदमी खड़ा है। उसको लगता है कि ये सैम का बॉयफ्रेंड ही होगा, जिसके बाद वो एक चाकू लेकर घर से बाहर जाती है कि वो उसके बॉयफ्रेंड को जरा सबक सिखाए, पर बाहर कोई भी नहीं था। डीना फौरन से केट को फोन करती है और बताती है कि कैसे कोई बाहर खड़ा था। इतनी ही देर में केट और साइमन को अपने घर के लिविंग रूम में से कोई आवाज आती है। जब वो जाकर देखते हैं तो एक स्कल मास्क पहना हुआ आदमी चीजों को यहाँ वहाँ कर रहा था। ये चीज बहुत अजीब थी, लेकिन जब वो करीब जाने लगते हैं तो वो बंदा वहां से भाग जाता है। इसके बाद केट बताती है डीना को कि कैसे वो आदमी कुछ अजीब हरकतें कर रहा था, उनके कपड़ों की छानबीन कर रहा था। इसके बाद ये लोग हॉस्पिटल जाते हैं सैम के पास ताकि उसे बता सकें कि उसका बॉयफ्रेंड क्या अजीब हरकतें कर रहा है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डीना सैम को सब कुछ बताती है, पर सैम को तो कोई भी बात पर यकीन नहीं आता। इतनी देर में सैम का बॉयफ्रेंड भी वहां पहुंच जाता है और ये लोग आपस में लड़ने लगते हैं। अब यहाँ पर पीछे एक लड़का आता है जिसने वही स्कल मास्क पहना था और वो सैम के बॉयफ्रेंड को मार देता है। अब यहाँ पर सैम और डीना तो भागने लगते हैं। इतनी ही देर में उसका मास्क थोड़ा सा हट जाता है। डीना उस चेहरे को पहचान लेती है। ये वही लड़का था जिसने स्टार्ट में मॉल में उस टीनेज लड़की को मारा था और यहाँ पर वो जान जाती है क्योंकि उसने कहीं न्यूज में उसकी शक्ल देखी थी। ये लोग भागकर एक पुलिस ऑफिसर के पास जाते हैं और उन्हें पूरी स्टोरी सुनाते हैं।
अब जाहिर सी बात है उस ऑफिसर को कैसे इनकी बातों पे यकीन आना था। उन्हें कॉल आती है कि हॉस्पिटल में उनको बुलाया गया है, जिसके बाद ऑफिसर्स तो हॉस्पिटल चले जाते हैं। अब दूसरी तरफ इन लोगों को पता चल जाता है कि कोई भी इनकी बात पे यकीन नहीं करेगा। यहाँ पर डीना एक ऑफिसर की गन छुपा लेती है और यहाँ से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ सैम का बॉयफ्रेंड बाहर जाता है तो उसे रोड पर बैठी एक लड़की नजर आती है जो कि एक ब्लेड से अपने हाथ काट रही थी। सैम का बॉयफ्रेंड जब उसके पास जाता है तो वो उस पर अटैक करने लगती है, बट डीना यहाँ पर पहले ही पहुंचकर उसे उस गन से शूट कर देती है। ये इसके बाद तो सारे लोग डीना के घर जाते हैं, जहाँ पर डीना का भाई उसे बताता है कि वो लड़की जिसने सैम के बॉयफ्रेंड पर हमला किया था एक सीरियल किलर है और ये शेडी साइड के सीरियल किलर्स में से ही एक है जिसने 3 साल पहले एक पार्टी में अपने बॉयफ्रेंड और 7 और लोगों का खून किया था। इस सब के बाद उसने खुद को भी मार दिया था। इसके बाद 1978 में एक और सीरियल किलर था जिसने बहुत सारे बच्चों को मारा था। सबसे पहला सीरियल किलर शेडी साइड का 1666 में बना था और इस सब के पीछे सारा फायर का हाथ था जो कि लोगों को पोजेस करती थी और ये सारी बात डीना का भाई इन सबको बता देता है। अब यहाँ पर सैम बताती है कि कैसे जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो उसने सारा फियर की एक इमेज देखी थी, जिसके बाद ये सारे लोग उसी जगह जाते हैं जहाँ पर इन लोगों का एक्सीडेंट हुआ था। बहुत तलाशी लेने के बाद इस जगह की यहाँ पर इन्हें सारा फियर की कब्र मिलती है, यानी कि उसका ग्रेव। यहाँ पर अचानक से एक सीरियल किलर आता है जो कि सैम को मारने की कोशिश करता है। ये सब लोग बहुत ही मुश्किल से यहाँ से भागते हैं। इसके बाद तो एक बात क्लियर हो जाती है कि सीरियल किलर इन सब के पीछे नहीं बल्कि सिर्फ सैम के पीछे है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने यहाँ पे कब्र को खराब किया था। यहाँ से बचकर ये लोग स्कूल जाते हैं जहाँ पर ये लोग कुछ प्लान बनाते हैं कि कैसे इन सीरियल किलर से जान छुड़ाई जाए। ये लोग एक बकेट में पानी भरते हैं और उसमें सैम का थोड़ा सा खून मिलाते हैं। इसके बाद इस पानी से ये लोग यहाँ पर वॉशरूम को पूरा कवर कर देते हैं। सैम को ढूंढते हुए वो सीरियल किलर्स यहाँ तक पहुँच जाते हैं, जिसके बाद ये सारे दोस्त मिलकर उनको वॉशरूम में लॉक करते हैं और आग लगा देते हैं। इनको थोड़ी देर तो लगता है कि शायद प्लान कामयाब हो गया, बट ये सीरियल किलर्स फिर से जिंदा हो जाते हैं। ये लोग यहाँ से भागते हैं और अब इनको पता चल गया था सीरियल किलर से जान छुड़ाने का सिर्फ एक तरीका था कि सैम उनके पास खुद चली जाए। अब इस बात के लिए डीना के अलावा हर कोई रेडी था, इवन कि सैम खुद भी रेडी थी। अब यहाँ पर डीना तो बिल्कुल मान नहीं रही थी, जिसके बाद उनका भाई उसे बताता है कि एक लड़की थी जो कि पहले इस सब चीजों से बच चुकी थी और अगर वो बच चुकी थी तो सैम भी बच सकती है। इसके बाद बहुत मुश्किलों से ये लोग उस सर्वाइवर लड़की का नंबर ढूंढते हैं, बट वो पिक नहीं करती कॉल। जिसके बाद सैम एक आर्टिकल में पढ़ती है कुछ और बताती है कि कैसे वो लड़की तो मर चुकी थी लेकिन फिर जिंदा हो गई थी, यानी कि उसकी हार्ट बीट कुछ देर के लिए रुक गई थी और उसके बाद फिर से वो जिंदा हुई थी। अब यही प्लान था जो सैम को भी फॉलो करना था। जिसके बाद ये सब लोग एक स्टोर में जाते हैं। साइमन यहाँ पर कुछ मेडिसिन निकालता है और बताता है कि कैसे कुछ अर्सा पहले ओवरडोज की वजह से उसका भाई हॉस्पिटल चला गया था, मरते मरते बच गया। इसके बाद केट उन मेडिसिन को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करती है और बताती है कि पहली कुछ मेडिसिन लेने से तुम्हें कुछ हल्का हल्का सा दर्द होगा, सेकेंड डोज लेने के बाद तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। केट साथ ये भी बताती है कि अगर थर्ड और सेकेंड डोज के बीच में 5 मिनट्स का गैप ना आया तो यहाँ पर तो इनकी कहानी खत्म हो जाएगी। अब ऐसा ही होता है और सैम मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देती है। इतनी ही देर में वहाँ पर सीरियल किलर्स भी पहुंच जाते हैं, जिसके बाद पहले तो वो केट को मार देते हैं और सेकंड वो साइमन को भी मार देते हैं। अब थर्ड बारी थी डीना के भाई की। मेडिसिन लेने की वजह से सैम की तबीयत बहुत खराब हो रही थी। अब डीना यहाँ पर उसका मुंह पानी में डालती है ताकि उसकी सांस रुक जाए और यहाँ पर ऐसे ही जैसे उसकी सांस रुकती है सारे सीरियल किलर्स गायब हो जाते हैं। इसके बाद ये लोग डीना के घर जाते हैं जहाँ पर उनको उस सर्वाइवर की कॉल आती है। वो लड़की इनको बताती है कि कैसे ये सब कुछ कभी भी खत्म नहीं होगा और सारा इनको कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगी क्योंकि वो अपनी मर्जी से लोगों को चूज करती है और अपनी मर्जी से ही उनकी जान छोड़ती है। इसके बाद एक वॉल नजर आती है जिसपे सारे सीरियल किलर्स के नाम लगे थे और एंड में यहाँ पर सैम का नाम भी था। यहाँ पर अचानक से सैम आती है और वो डीना के ऊपर हमला करती है। बहुत ही मुश्किलों से डीना उसको बांध देती है, जिसके बाद वो अपने भाई को जाकर बताती है कि सैम पोजेस हो चुकी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक ऑफिसर जाता है उसी सर्वाइवर के घर में जहाँ पर वो एक नोट छोड़ता है और उस पर लिखा था कि ये सब कुछ दोबारा से शुरू हो गया है। वो सर्वाइवर लड़की हर चीज को लॉक लगाने लगती है। इतनी ही देर में डीना और उसका भाई वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उस सर्वाइवर से कहते हैं कि हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। इसके बाद ये लोग
लोग सैम को एक वॉशरूम में बंद कर देते हैं और ये सर्वाइवर लड़की जिसका नाम सी बर्मन था वो बताती है कि कैसे 1978 में वो लोग एक कैंप पर गए थे जहाँ पर एक हफ्ते के अंदर ही उसकी बहन की डेथ हो गई थी। इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है 1978 में। यहाँ पर एक कैंप साइट थी जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। जिगी नाम की एक लड़की को कुछ लोग बुली कर रहे थे। एक लड़की ने उसे एक दरख्त से लटका दिया था। ये वही दरख्त था जिसके नीचे सारा फियर की लाश भी थी। ये लड़की जिगी के हाथ को जला रही थी। अब इतनी ही देर में वहाँ के कुछ और स्टूडेंट्स आते हैं और उसे मना करते हैं कि ऐसा मत करो। इसके बाद वो बताती है कि जिगी ने मेरे पैसे चुराए हैं। अब ये तो सिर्फ एक इल्ज़ाम था। जिगी बताती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जिसके बाद यहाँ पर दूसरे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम इसकी पेरेंट्स को कॉल करेंगे, बट अगर हमने कॉल की तो इसका जला हुआ हाथ देखकर हमारी अपनी कंप्लेन हो जाएगी, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसके बाद उसे वो दरख्त से नीचे उतार देते हैं। एक टीचर आकर सिंडी को, जो कि जिगी की बहन थी, उसको कंप्लेन करता है कि तुम दोनों को कैंप से निकाल दिया जाएगा, जिगी को संभालो क्योंकि उसने चोरी की है। दूसरी तरफ जिगी जाती है नर्स के कैबिन में जहाँ पर उसको एक बुक नजर आती है जिसपे कुछ अजीब से विच सिंबल्स थे। वहाँ पर साथ ही एक लड़की की पिक्चर भी थी और ये शेडी साइड के सीरियल किलर्स में से एक लड़की थी। सिंडी जिगी के पास आती है और उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से हम दोनों कैंप से बाहर निकाले जाएंगे, तुम्हें संभल कर रहना होगा। इसके बाद सिंडी अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ की किचन की सफाई कर रही थी। इतनी देर में वहाँ की नर्स यहाँ आती है और सिंडी के बॉयफ्रेंड को पकड़ कर कहती है कि तुम यहाँ के सीरियल किलर हो और तुम्हें मारना चाहिए। इतनी देर में सिंडी उस पर हमला करती है और अपने बॉयफ्रेंड को बचा लेती है। अब अगले दिन वहाँ की नर्स को वहाँ से ले जाया जाता है क्योंकि वो जख्मी हो गई थी। अब यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता क्योंकि सिंडी के दिमाग में तो यही बात थी कि उस नर्स ने ऐसा क्यों कहा है। जिसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसके कैबिन में जाती है जहाँ पर उसे बहुत ही अजीब किस्म की बुक्स नजर आती हैं जिसमें उन्हें पता चलता है सारा फियर की कहानी। सारा फियर ने डेविल के साथ एक डील की थी। वो हमेशा के लिए इटर्नल यानी जिंदा रहना चाहती थी, जिसकी वजह से उसने अपना हाथ काट कर बलि में दे दिया था। जिसके बाद से ये सारा का सारा लैंड कर्स हो गया था। ये दोनों अब यहाँ पर ये चीजें पढ़ ही रहे थे कि सिंडी के दोस्त यहाँ आ जाते हैं और बुक छीनकर पढ़ने लगते हैं। उस बुक में लिखा था कि अगर इस कर्स को खत्म करना है तो सारा फियर का हाथ उसकी बॉडी के साथ दोबारा जोड़ना होगा। इसके साथ ही वहाँ पर एक मैप भी था और वो एरिया था इस कैंप साइट का ही। उस मैप पर एक एक्स का निशान भी था। अब इसके बाद ये सब लोग वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर उन्हें एक टनल भी मिलता है जिसके अंदर जाने के बाद वहाँ पर एक विच क्राफ्ट का साइन भी था और साथ ही एक दीवार भी थी जिस पर शेडी साइड के सारे सीरियल किलर्स के नाम लिखे थे और सबसे लास्ट में था सिंडी के बॉयफ्रेंड का नाम। इसके साथ ही सिंडी और सिंडी के दोस्तों को समझ आ जाती है कि वो नर्स उसका हाथ ढूंढना चाहती थी। जिसके बाद उसने वॉल पे देख लिया था सिंडी के बॉयफ्रेंड का नाम और इसी वजह से वो उसके बॉयफ्रेंड को भी मारना चाहती थी। अब इतनी ही देर में सिंडी का बॉयफ्रेंड एक दोस्त को मार देता है। जिसके बाद सिंडी और उसकी दोस्त यहाँ से भागने लगती हैं। सिंडी उसे कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि बाकी सारे बच्चों की भी जान खतरे में है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी भी जिगी बुली हो रही थी क्योंकि उसने किसी का रूम खराब किया था। अब यहाँ पर जिगी उस बिल्ली को वॉशरूम में बंद कर देती है। जिसके बाद वो अपने फ्रेंड के साथ बाहर जाती है। अचानक से काफी बच्चों की चीखने की आवाज आती है। जब ये लोग जाकर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि सिंडी के बॉयफ्रेंड ने यहाँ पर एक बच्चे को मार दिया है। सिंडी का बॉयफ्रेंड सारे बच्चों को लेकर एक हॉल में जमा कर रहा था। दूसरी तरफ सिंडी अपनी दोस्त के साथ उस टनल से निकलने की कोशिश कर रही थी। ये लोग बुक में देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये टनल विच क्राफ्ट के साइन की तरह का है और अब इसको फॉलो करते हुए वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं। अचानक से उनको कुछ अजीब सी आवाज आती है और वो देखते हैं कि वहाँ जमीन पर कुछ अजीब सी चीज पड़ी है जो कि एक दिल की तरह धड़क रही है। सिंडी की फ्रेंड का हाथ गलती से इस धड़कते हुए दिल को लग जाता है। जिसके बाद उसे अचानक से बहुत सारे फ्लैशबैक्स आते हैं और वो सारे थे शेडी साइड के सीरियल किलर्स के। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा घबराती है और यहाँ वहाँ भागने लग जाती है और ऐसे ही उसका पाँव टूट जाता है। इसके बाद वो सिंडी से कहती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना होगा, किसी भी तरीके से खुद को बचा लो। ये लोग थोड़ा यहाँ वहाँ चलते हैं तो उन्हें अजीब सी स्मेल आती है और सिंडी समझ जाती है कि वो लोग कैंप के वॉशरूम के पास हैं। अब यहाँ पर दूसरी तरफ जिगी को याद आता है कि उसने अभी भी बुली को वॉशरूम में बंद किया है और उसे जाकर निकाल देना चाहिए।
जब वो वॉशरूम में जाती है तो उसे सिंडी के चिल्लाने की आवाज आती है और यहाँ पर वो मदद करके सिंडी को निकालने की कोशिश करती है। इससे पहले कि जिगी सिंडी को बाहर निकालती, वहाँ पर सिंडी का बॉयफ्रेंड यानी कि सीरियल किलर आ जाता है जो कि पोजेस था। यहाँ पर जिगी भागती है और अपने फ्रेंड के साथ जाकर छुप जाती है। दूसरी तरफ सिंडी अभी भी टनल में फंसी हुई थी। उसकी फ्रेंड बुक को पढ़ती है तो बताती है कि एक और रास्ता भी है जो कि कैंप के हॉल में खुलता है और तुम्हें अब वहाँ पे चले जाना चाहिए। यहाँ पर सिंडी अपनी दोस्त को छोड़कर चली जाती है। अब अचानक से उसकी दोस्त के नाक में से खून निकलने लगता है। वो बुक पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि नाक में से खून निकलने का मतलब ये है कि सारा फियर की स्पिरिट कहीं आसपास ही है। इससे वो अंदाजा लगाती है कि शायद उसका कटा हुआ हाथ कहीं यहीं पर होगा और वो उस कटे हुए हाथ को ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिगी और उसके दोस्त के पास पहुंच चुका है यहाँ का सीरियल किलर और वो उनको मारने वाला है। जिगी भागती है हॉल की तरफ जहाँ पर अब सिंडी भी पहुंच चुकी थी। इससे पहले कि यहाँ का सीरियल किलर मारता जिगी को, सिंडी अपने बॉयफ्रेंड को मारकर यहाँ पर काम खत्म कर देती है। सिंडी अपनी बहन को जिंदा देखकर खुश होती है काफी और इतनी देर में उसकी फ्रेंड भी टनल से बाहर आ जाती है। वो बताती है कि उससे सारा फियर का हाथ मिल गया है, अब बस उन्हें उसकी बॉडी के साथ जोड़ना होगा। यहाँ पर वो उसकी बॉडी को ढूंढने के लिए बुक पढ़ ही रहे थे कि जिगी के नाक में से खून निकलने लगता है। उसे सारा फियर की एक इमेज नजर आती है। जिगी बताती है कि सारा फियर बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और इसके साथ ही टनल में से जितने भी सीरियल किलर्स मर चुके थे सारे जिंदा होकर बाहर निकलने लगते हैं। इसके साथ ही सिंडी का बॉयफ्रेंड जो कि मर चुका था वो भी जिंदा हो जाता है और यहाँ पर सिंडी की फ्रेंड को मार देता है। अब इसके बाद सिंडी उसको दोबारा से मार देती है, जिसके बाद वो जिगी के साथ जाकर उसी दरख्त के नीचे खुदाई करने लगती है ताकि सारा फियर की बॉडी को निकाला जा सके और वो हाथ उसके साथ दोबारा से जोड़ा जा सके। यहाँ पर सारा फियर की लाश नहीं थी बल्कि एक पत्थर था जिसके ऊपर लिखा था कि विच हमेशा तो जिंदा रहती है। यहाँ पर सारे सीरियल किलर्स आ जाते हैं, जिसके बाद सिंडी जिगी को कहती है कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि अगला नंबर मेरा है, ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। यहाँ पर अब सारे सीरियल किलर्स इन दोनों को मार देते हैं। जिगी का फ्रेंड यहाँ पर आता है और उसे CPR देता है, जिसके बाद जिगी जिंदा हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जिगी ही सीबरमन थी और उसने अपनी बहन की डेथ की स्टोरी बहुत सारे लोगों को सुनाई थी, बट किसी ने भी उसकी स्टोरी पर यकीन नहीं किया था। स्टोरी शिफ्ट होती है प्रेजेंट में जहाँ पर सीबरमन बता रही थी ये सारी स्टोरी डीना को। टीना उसे कहती है कि कैसे एक्सीडेंट की साइट पर उन्हें एक बॉडी मिली थी और वो सारा फियर की ही होगी। हमें अब हाथ ढूंढकर उसकी बॉडी के साथ ज्वाइन कर देना चाहिए। ये लोग अब जाते हैं और एक मॉल के नीचे से वो हाथ निकालते हैं, जिसके बाद ये लोग दोबारा उस एक्सीडेंट साइट पर पहुंचते हैं ताकि वो हाथ जोड़ा जा सके। डीना और डीना का भाई जब डिग कर रहे थे और हाथ जोड़ने लगे थे तो यहाँ पर डीना के नाक से खून निकलने लगता है और उसको दोबारा से सारा फियर का विजन आता है। इस विजन में वो पहुंच जाती है 1666 में, जहाँ पर डीना को पता चलता है कि पहले वो सारा फियर ही थी, जहाँ पर वो अपने फादर और भाई के साथ रहती थी। उसके फादर का शौक था कि उसकी शादी सुलेमान के साथ हो, बट वो वहाँ की एक लड़की हैना से प्यार करती थी और वो उससे ही शादी करना चाहती थी। अब रात को सारा और उसके सारे फ्रेंड्स कुछ पार्टी करना चाहते थे, जिसकी वजह से ये लोग एक विडो के टेंट में जाते हैं कुछ बेरीज चुराने के लिए। यहाँ पर वो बेरीज लेती है और उसके बाद ये सारे फ्रेंड्स काफी इंजॉय करते हैं, जहाँ पर वहाँ का एक लड़का हैना के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। सारा उस लड़के को एक जोर का थप्पड़ मारती है, जिसके बाद सारा और हैना वहाँ से चले जाते हैं एक जंगल में। यहाँ पर ये दोनों आपस में टाइम स्पेंड कर रहे थे कि अचानक से इन्हें लगता है कि कोई इन्हें देख रहा है, जिसके बाद ये दोनों यहाँ से भागते हैं। हैना को बहुत ज्यादा डर लगता है क्योंकि ये टाइम 1666 का था, कोई भी इनके रिलेशन को एक्सेप्ट ना करता। उसे डर था कि अगर किसी ने उन्हें देख लिया तो उन दोनों को मार दिया जाएगा। अगले दिन हैना सारा को आकर बताती है कि उसके फादर को कुछ हो गया है। फादर उसके यहाँ के प्रीस्ट थे और अब उसे लग रहा था कि शायद वो पोजेस हो गए हैं। यहाँ पर हैना की मॉम आती हैं और उन दोनों को बताती हैं कि कैसे किसी ने उन दोनों को देख लिया है और सारे के सारे लोगों को यहाँ पर पता चल रहा है। अब सारा जब अपने घर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ का सारा खाना सड़ रहा है। जब वो बाहर जाकर देखती है तो उसके पेट पिग्स ने अपने बच्चों को मार दिया था। सारा को लगता है कि जैसे पूरे विलेज में बहुत अजीब सा कोई कर्स आ गया है। यहाँ पर सुलेमान, वही लड़का जिससे सारा के फादर चाहते थे कि सारा की शादी हो, यहाँ पर सारा से मिलने आता है। सारा उसे सारा सच बता देती है कि कैसे वो और हैना सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि कुछ ज्यादा है और कैसे उसे लगता है कि शायद उन्होंने डेविल को जगा दिया है और हर तरफ कुछ अजीब सा कर्स आ गया है।
सुलेमान सारा को बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ये दोनों बातें कर रहे थे कि अचानक से लोगों की चीखने की आवाज आती है। ये लोग जब जाते हैं तो देखते हैं कि कैसे उस प्रीस्ट ने यहाँ पर बच्चों को एक जगह पर कैद कर लिया था और यहाँ पर उन सारे बच्चों को मार दिया था, उनकी आंखें निकाल दी थी। सुलेमान जब अंदर जाकर प्रीस्ट को रोकने की कोशिश करता है तो प्रीस्ट भी सारा को मारने लगता है और इसके बाद सुलेमान उस प्रीस्ट को मार देता है। अब पूरे के पूरे विलेज में ये बात फैल चुकी थी कि सारा और हैना एक साथ है, जिसके बाद यहाँ के लोग हैना को पकड़कर ले जाते हैं। सारा को जब ये बात पता चलती है तो वो हैना से मिलने के लिए आती है। हैना उसे बताते हैं कि अगले ही दिन उसको फांसी होने वाली है। यहाँ पर सारा हैना को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि शायद अब उन्हें सच में डेविल के साथ एक डील कर लेनी चाहिए ताकि उन दोनों की जान बच जाए। सारा अब उस बुक को ढूंढने के लिए उसी विडो के टेंट में जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि वो विडो भी मर चुकी है और उसकी वो मैजिकल बुक भी गायब है। यहाँ पर अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं थी तो वो सुलेमान के पास जाती है और उसे बताती है कि कैसे वो दोनों इनोसेंट हैं और अब पावर हासिल करने के लिए उसे वो डेविल वाली बुक चाहिए होगी। सारा यहाँ पर सुलेमान के घर में ही थी कि अचानक से विलेज के सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं सारा को ढूंढते हुए। अब सारा तो वहाँ पर एक हिडन डोर पे छुप जाती है, जिसके पीछे उसे एक रास्ता मिलता है। जब उस रास्ते को फॉलो करते हुए वो नीचे जाती है तो वहाँ पर एक विच मार्क था और वो विडो की बुक भी वहीं पर थी, जिसके बाद सारा समझ जाती है कि ये सारा काम सिर्फ किया था सुलेमान ने। यहाँ पर अब सुलेमान भी पहुंच जाता है। वो सारा को बताता है कि कैसे उसी ने डेविल के साथ डील की है सिर्फ पावर के लिए और उसी ने हैना और सारा को एक साथ देखा था। इसके बाद सारा उस पर हमला करती है और उसी दौरान उसका हाथ भी कट जाता है, जिसके बाद सुलेमान इसको सारे विलेज के लोगों तक पहुंचा देता है। अगले दिन हैना और सारा को फांसी होने वाली थी। अब इसके बाद सारा इल्जाम अपने ऊपर लेती है और हैना को छुड़ा देती है। मरने से पहले वो सुलेमान से कहती है कि ये राज कभी भी राज नहीं रहेगा और एक दिन सच्चाई सबके सामने जरूर आएगी। स्टोरी शिफ्ट होती है दोबारा से प्रेजेंट में, जहाँ पर दीना को होश आता है और वो अपने भाई को सारी स्टोरी बताती है। यहाँ पर अब वो पुलिस ऑफिसर भी पहुंच जाता है जिसने सी बर्मन को वो नोट भेजा था कि सारी स्टोरी फिर से शुरू होने वाली है। दीना को इस सब के बाद ये बात पता चल गई थी कि ये पुलिस ऑफिसर अटैच्ड है किसी तरीके से सुलेमान के साथ और इसी वजह से ये भी बंदा कर्स्ड है। दीना अपने भाई के साथ जाकर दोबारा सी बर्मन को सारी स्टोरी बताती है। अब सी बर्मन उससे कहती है कि मैंने तो उस पुलिस ऑफिसर को कॉल कर दी थी हेल्प के लिए। यहाँ पर दीना उसे बताती है कि कैसे वो पुलिस ऑफिसर भी कर्स्ड है। इसके बाद ये लोग मॉल जाते हैं ताकि किसी न किसी तरीके से इस सब चीजों को एंड किया जाए। यहाँ पर इनके पास एक प्लान होता है कि ये लोग डीना का ब्लड यूज करेंगे ताकि सारे सीरियल किलर्स इसके पास आ सकें। डीना का ब्लड यूज करके ये लोग एक ट्रैप बिछाते हैं, जिसके बाद सारे सीरियल किलर्स वहाँ पर पहुंच जाते हैं और इसी के साथ वो पुलिस ऑफिसर भी यहाँ पहुंच जाता है। बेसिकली ये पुलिस ऑफिसर सी बर्मन को पसंद करता था, जिसका फायदा उठाते हुए सी बर्मन उसके ऊपर सारा ब्लड गिरा देती है। इसके बाद सारे सीरियल किलर्स ब्लड की वजह से उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर अटैक कर देते हैं। पुलिस ऑफिसर बहुत मुश्किलों से अपनी जान बचाकर यहाँ से भागता है, जिसके बाद सारे सीरियल किलर्स डीना के भाई पर अटैक करने लगते हैं। सी बर्मन एक गन लेकर उन पर शूट करने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैम भी अब आजाद हो चुकी थी और वो उसी टनल में पहुंच जाती है डीना को मारने के लिए। डीना और सैम यहाँ पर लड़ रहे थे। डीना बहुत मुश्किलों से सैम को बेहोश करती है और वो पुलिस ऑफिसर भी यहाँ पर पहुंच जाता है, जिसके बाद लड़ाई में डीना वहाँ पर उस बड़ी सी अजीब सी दिल जैसी धड़कती हुई चीज के ऊपर उस पुलिस ऑफिसर का हाथ रख देती है, जिसके बाद उसे सारे सीरियल किलर्स की विजन्स आने लगती हैं। इतनी सारी विजन्स देखकर ये पुलिस ऑफिसर डर जाता है और इसी बात का फायदा उठाते हुए यहाँ पर डीना उसे मार देती है। जैसे ही ये पुलिस ऑफिसर मरता है बाकी सारे सीरियल किलर्स भी गायब हो जाते हैं, साथ ही वो विच मार्क भी गायब हो जाता है और वहाँ पर वो दिल धड़कती हुई चीज भी जमीन में वापस चली जाती है। इसके बाद सैम और डीना निकलते हैं एक घर से जो कि था सुलेमान का घर। लास्ट में सी बर्मन वो डेविल बुक वापस कर देती है अपने ओरिजिनल ओनर्स को। इसके बाद सैम और डीना सारा की ग्रेव को विजिट करते हैं। इसके बाद लास्ट सीन हम देखते हैं जिसमें वो बुक फिर से गायब हो गई है और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है।